आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड में, हूं आपके साथ मोहम्मद कमर खान। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां भारतीय जनता पार्टी ने 21 उम्मीदवारों का ऐलान पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। इसकी लिस्ट भी जारी कर दी है। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की, जिसमें 21 प्रत्याशियों को महत्व दिया गया है। इसमें पाटन सीट से सांसद विजय बघेल को उतारा गया है। इसी सीट से वर्तमान में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी विधायक हैं। प्रत्याशी बनाए जाने के बाद विजय बघेल ने कहा है कि जनता के आशीर्वाद से कांग्रेस को पटखनी देंगे। 10 सीटें अनुसूचित जाति की हैं, 1 सीट अनुसूचित जनजाति वर्ग को दी गई है। बुधवार को ही बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की मैराथन मीटिंग हुई थी। इसके बाद गुरुवार को 21 नामों का ऐलान कर दिया गया है। खरसिया सीट की बात करें तो यहां से महेश साहू को मैदान में उतारा है बीजेपी ने। इससे पहले पूर्व आईएएस ओपी चौधरी को उम्मीदवार बनाया था, जिन्हें कांग्रेस के उमेश पटेल ने हराया था। उन्हें 94,000 वोट मिले थे। और बात करेंगे, एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रशांत द्विवेदी जी। प्रशांत जी, क्या कहेंगे, जिस तरह से गहन मंथन का दौर देखने को मिला बीजेपी में और काफी रायशुमारी और चिंतन मनन के बाद जिस तरह से लिस्ट जारी की गई, क्योंकि ये खास इसलिए और ज्यादा मानी जा रही है, अभी फिलहाल चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव को लेकर किसी तरह की कोई रूपरेखा सामने नहीं आई है। बावजूद इसके वक्त से पहले छत्तीसगढ़ ने इस तरह की लिस्ट जारी कर सबको चौंका दिया। 21 उम्मीदवार मैदान में उतारने की पूरी तैयारी, लिस्ट जारी हो गई है। जी प्रशांत जी। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से बीजेपी ने अभी इस साल होने वाले चुनाव के मद्देनजर 21 प्रत्याशियों का अपना ऐलान कर दिया है, वो छत्तीसगढ़ में एक मैसेज देना चाह रही है। साथ ही जिन इलाकों में चुनाव है कि वो मनोवैज्ञानिक रूप से कितने स्ट्रांग है और उनका एक पूरा जो खासा वो पूरा तैयार है। तरह से कोशिश करेंगे कि कम से कम कांग्रेस से यहाँ बीजेपी ने बाजी मार ली है। जिस तरह से कांग्रेस ने अभी हाल ही के दिनों में अलग अलग तरीके के लोगों के लिए घोषणाएं की है, जाति समीकरण के आधार पर उन्होंने भी अलग अलग ऐलान किया है। और अभी कुछ समय पहले मल्लिकार्जुन खड़गे भी आए थे, जो सबसे बड़े दलित चेहरा हैं। ऐसे में यहाँ पे बीजेपी ने जो भी 21 उम्मीदवारों का ऐलान किया है, उससे पूरी तरह से जाति समीकरण देखा गया है। दिलचस्प बात यह है कि इस बार के चुनाव में चाचा भतीजे फिर से आमने सामने है। और दुर्ग का पाटन वो इलाका है जहाँ भूपेश बघेल खुद चुनावी मैदान में होते हैं। और यहाँ से बीजेपी ने विजय बघेल को उम्मीदवार बनाया है, जो ओबीसी बहुल सीट है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का गढ़ भी है। और ये नहीं भूलना होगा कि विजय बघेल पहले भी भूपेश बघेल को एक बार चुनाव में मात दे चुके हैं। और खासकर अगर दूसरा सबसे बड़ा उल्लेख की बात करें तो रामविचार नेताम का आता है, जो सबसे बड़े यहाँ पे आदिवासी चेहरा है, जिनको अपने परंपरागत सीट जो बलरामपुर है वहाँ से टिकट न देकर रामानुजगंज से दिया गया है। तो कुल मिला के बीजेपी अच्छी तरह से जानती है कि पिछले इलेक्शन के दरमियान जहाँ पे हार जीत का अंतर बेहद कम था, लेकिन वो चेहरे पड़े हैं। और तो इसलिए देखा गया है कि वो चेहरों को या तो बदल दिया गया है या नए चेहरे को दिया गया है। खासकर अगर हम खरसिया विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ से कांग्रेस से उमेश पटेल विधायक रहे हैं और वर्तमान सरकार में वो मंत्री भी हैं। वहाँ से आईएएस रहे जो बीजेपी में शामिल हो गए, तो उनको वहाँ से टिकट दी गई थी ओपी चौधरी, लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा था। इस बार भी उनकी टिकट काट कर नए उम्मीदवार की घोषणा की गई है। तो जिस तरह से शुरू से इस बात का कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी कहीं न कहीं नए चेहरों पर दांव लगाएगी। हालांकि अभी 21 सीटों का यहाँ पे ऐलान किया गया है, अभी भी बाकी सीटें की घोषणा होना बाकी है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के ऊपर मनोवैज्ञानिक रूप से जरूर दबाव आ गया होगा। और खासकर जिस तरह से यहाँ पे सरकार सत्ता में ऐसे उनको भी ये चीजें दिखानी पड़ेगी कि कांग्रेस भी पूरी तरह से तैयार है। कांग्रेस के अंदर भी कहीं न कहीं बीजेपी का ये जो कॉन्सेप्ट है वो कांग्रेस भी लंबे समय से सुनाई दे पड़ रहा था। उनका एक आंतरिक सर्वे भी आया था, ये सुनने के लिए मिला था, जहाँ पर कांग्रेस ने तो यह दावा किया था कि 37 सीटें वो जीत रही। हालांकि अभी बहुत सी सीटों का ऐलान नहीं हुआ था। बहुत ऐसे सिटिंग एमएलए हैं, कुछ मंत्री भी हैं जिनका स्थानीय तौर पर काफी विरोध है। ऐसे में कांग्रेस के लिए भी बहुत चुनौती होगा, क्या उनको फिर से टिकट दी जाती है या नहीं दी जाती है। तो बीजेपी ने तो एक तरह से ऐलान कर कांग्रेस के लिए जरूर चुनौती दे दी है। देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस जो है कितनी जल्दी और कितनी सीटों पर अपने प्रत्याशियों का चुनाव करती है। बिल्कुल कांग्रेस के सामने चुनौती है, लेकिन जिस तरह से बात की जाए प्रशांत जी,
क्योंकि काफी मंथन दिल्ली में बड़े स्तर पर होता दिखाई दिया था। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नेता भी यहां से जाते हैं और पूरे जिस तरह से तासीर के मुताबिक या जातीय, क्षेत्रीय और राजनीतिक समीकरणों को लेकर बात करें तो हर एक बिंदु पर बारीकी से यहाँ मंथन हुआ। लेकिन फिलहाल कहा जरूर जा रहा था कि बीजेपी जल्द ही अपने नामों का ऐलान कर देगी, लेकिन इस तरह वक्त से पहले किया जाएगा इसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। लेकिन जिस तरह से कल की बैठक के बाद एक बड़ा बिंदु जो निकलकर सामने आया था प्रशांत जी, वो यही था कि छत्तीसगढ़ की सीटों को 90 सीटों को कैटेगरीज वाइज बांटा गया है, ए, बी, सी और डी, क्योंकि ये कहा जा रहा था ए कैटेगरी में उनको रखा गया है जहां पर बीजेपी हमेशा जीतती रही है, कभी जीती कभी हारी, उसको बी कैटेगरी में, और जिस तरह से कहा जाए कि सी कैटेगरी कमजोर स्तर की जहां बीजेपी के लिए स्थिति बनी उसको लेकर, और डी में जहां पर बीजेपी कभी जीती ही नहीं। तो इसके मुताबिक अगर देखा जाए तो उसका कितना असर इस 21 नामों में देखने को मिल रहा है? देखिए, हमें एक उदाहरण के तौर पर इसको परिभाषित करना पड़ेगा कि कोरबा एक ऐसा सीट रहा है जो कि हमेशा से कांग्रेस यहाँ से जीतती आई है। बीजेपी के लिए बेहद ही चुनौती रहा है। बीजेपी ने काफी वहाँ पे मेहनत भी किया था। यहाँ पे लखनलाल देवांगन को टिकट दिया गया है, जबकि लखनलाल कटघोरा विधानसभा क्षेत्र से भी लड़ चुके हैं। तो और दूसरी तरफ रमन सिंह के परिवार से कह करके थे, यहाँ पे उनके भतीजे को सुनने के लिए मिल रहा है, उनके भतीजे उनको भी टिकट दिया गया है। रामविचार नेताम पिछला उन्होंने चुनाव हार गए थे तो उनको फिर जगह बदल दी गई थी। जिसमें बहुत से ऐसे चेहरे हैं जो कि एक्सपेरिमेंट के रूप में भी देखा जा सकता है, क्योंकि वो फ्रेश चेहरे हैं, नए चेहरे हैं, जिनका कभी नाम नहीं। बीजेपी की लगातार कोर कमेटी की यहाँ बैठकें हो रही थी, दिल्ली से बड़े नेता आ रहे थे और लगातार इस तरह से बयान दिए जा रहे थे। यहाँ से काफी फाइलें लेके जा रही थी। स्थानीय तौर पर जो विधायक हैं, जो प्रत्याशी हैं, उनका सोशल मीडिया जो बीजेपी का एक फार्मूला, उसके आधार पर भी एक समीकरण बैठाए जा रहे थे, जातिकरण समीकरण बैठाए जा रहे थे कि किस तरह से प्रत्याशियों को चुनाव में उतारा जाए, किसका विरोध न हो। लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये भी है कि बीजेपी ने जिस तरह से अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया है, कांग्रेस के प्रत्याशियों का ऐलान होना है, तो कांग्रेस ये है कि क्योंकि प्रत्याशी का ऐलान होने के बाद उनको बहुत ज्यादा सर्च करने की जरूरत नहीं होगी, उनको वो फेस उतारना पड़ेगा जो कि उनको काउंटर कर चुके। तो बीजेपी जो एक फॉर्मूला, एक कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी बनाई है, तो इसमें निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि बीजेपी ने अभी सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट, उसी जगह का ऐलान किया है जहाँ पे बीजेपी काफी कमजोर है, कि आपको थोड़ा सा वक्त मिल जाए और कांग्रेस जो है इससे सोचने के लिए विवश हो जाए। जी बिल्कुल, कांग्रेस सोचने पर विवश और मंथन का दौर कांग्रेस में भी चलता दिखाई देगा, क्योंकि काफी सोच समझ कर इस लिस्ट को तैयार किया गया। लेकिन एक सवाल बार बार यही सामने आ रहा है प्रशांत जी कि जिस तरह से बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है, उसको देखकर अगर बात की जाए तो शुरुआत इन 21 सीटों से ही क्यों की गई है? देखिए, जैसा कि इसके पहले भी हम इस विषय पर जब चर्चा कर रहे थे कि बीजेपी की जो एबीसीडी कैटेगरी वाइज बाकी है, उसमें कुछ ऐसी सीटें हैं जो बीजेपी के लिए बेहद ही चुनौती पूर्ण रहा है। खासकर उस इलाके में लगातार मेहनत के बाद एक जाति समीकरण का भी फैक्ट कर रहा है, जो जाति के आधार पर वो कभी भी बीजेपी का फेवर नहीं करता रहा। खासकर जैसे खतिया सीट है, खतिया सीट जो है नंद कुमार पटेल के जाने के बाद उनके बेटे उमेश पटेल को वहाँ पे दिया गया है, और ओपी चौधरी जो यहाँ पे आईएएस थे, वो बीजेपी ज्वाइन करने के बाद उनको टिकट दिया गया था। लेकिन वो माहौल, वो चीजें नहीं कर पाए ओपी चौधरी जितने। उनसे ये भी कहा जा रहा है कि ओपी चौधरी को कहीं न कहीं संगठन के तौर पर या होने वाले लोकसभा चुनाव को है। तो ये सीटें जो होती है काफी अंदरूनी इलाकों की सीटें होती है। यहाँ एसटी, एससी, ओबीसी इस तरह के वर्ग विशेष की बात होती है, जिसकी वजह से बीजेपी ये देखना चाह रही है कि हो सकता है कि इन सीटों के ऐलान के बाद उसमें कांग्रेस के प्रत्याशी जो हैं किस तरह की आती है। और खासकर जैसे मैंने कोरबा की पहले भी बात की थी कि कोरबा कभी भी बीजेपी का जो है नहीं रहा है, जबकि कोरबा प्रॉपर सीट से काफी लगातार मेहनत करते रहे। कोरबा एक ऐसी सीट है जहाँ पे आसपास से काफी 4 या 5 विधानसभा आते हैं। वहाँ पे जयसिंह अग्रवाल लगातार विधायक चुने जाते रहे और अभी मंत्री भी है। वही अगर हम बात करें रामानुजगंज की, जो सबसे बड़ा फेरबदल की बात आ रही है, रामविचार नेताम की जो बड़े आदिवासी चेहरे हैं, राज्यसभा सांसद भी रहे हैं, उनका सीट बदलकर उनको सीधा बृहस्पति के उसमें चुनौती पे ला खड़ा किया गया। तो कहीं न कहीं बीजेपी इसमें एक्सपेरिमेंट का भी बिल्कुल प्रशांत जी, बीजेपी वाकई एक अलग रणनीति को लेकर चल रही है। मैं यहाँ रोकना चाहूंगा आपको, क्योंकि जमीनी हकीकत देख लें, सियासी गलियारों में फिलहाल क्या आ रही है इसकी जानकारी ले लें। मनमोहन नेता हमारे साथ जुड़े। मनमोहन, जिस तरह से नामों की लिस्ट जारी की गई, 21 नाम तो सामने आ चुके हैं, और ऐसे में इस ऐलान के बाद खासकर के सियासी गलियारों में बीजेपी और कांग्रेस दोनों को लेकर अगर देखा जाए तो क्या माहौल बनता नजर आ रहा है? जी मनमोहन।
देखिए कमर जी, कल ही दिल्ली में एक हाई लेवल बैठक हुई और इस बैठक में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पी नड्डा और जो अमित शाह हैं वो इस बैठक में शामिल हुए थे। और इस बैठक में देखिए कयास यह लगाए जा रहे थे कि छत्तीसगढ़ के 27 विधानसभा सीटों के उम्मीदवारों का नाम पर चर्चा भी हुई और ऐलान होने की भी अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन आज इस पर विराम लग गई और छत्तीसगढ़ में की जो 21 विधानसभा सीट है उसके प्रत्याशियों की घोषणा हो गई है। देखिए नए चेहरे को भी मौका दिया गया है और बीजेपी मनमोहन, इस लिस्ट के बाद देखा जाए सियासी गलियारों में खास करके बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों को लेकर बात करें तो क्या माहौल फिलहाल इस लिस्ट के बाद सामने आ रहा है, बनता हुआ? बिल्कुल, देखिए बीजेपी ने तो अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से जो विरोध होता है कि जो प्रत्याशियों की घोषणा के बाद विरोध होता है और विरोध को किस तरीके से सामंजस्य बिठाया जाए, किस तरीके से मान मनोबल किया जाए, इसे लेकर अब बीजेपी के पास समय भी है। लेकिन इस बार जिस तरीके की तस्वीर छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के 3 महीने के पहले बीजेपी ने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, ये चौंकाने वाली बात भी है। देखिए कांग्रेस पार्टी हालांकि इस पूरे मसले पर बयानबाजी तो दे रही है, लेकिन बीजेपी के पास पर्याप्त समय है कि वो किस तरीके से तालमेल बिठाए और अपने रूठे हुए जो प्रत्याशी या यूं कहें कि जो रूठे हुए लोग हैं उन्हें किस तरीके से वो मनाएं, इसके लिए उसके पास पर्याप्त समय है और चुनाव प्रचार के लिए भी पर्याप्त समय है। हालांकि इस पूरे मामले पर अब कांग्रेस के पार्टी के द्वारा वर्तमान में जो चुनावी दौर है उसके हिसाब से अभी तक उन्होंने भी किसी भी तरीके से जो प्रत्याशियों की घोषणा तो नहीं की है, लेकिन वर्तमान स्थिति में जिस तरीके से 2018 की तस्वीर देखें तो बीजेपी को जो करारी हार मिली थी उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को भी सबक मिली है और चुनाव के ठीक 3 महीने के पहले प्रत्याशियों की घोषणा करना और 21 प्रत्याशियों की घोषणा करना और 21 प्रत्याशियों की घोषणा में कुछ ऐसे चेहरे हैं जो नए चेहरे हैं, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा रणनीति बीजेपी बनाकर चुनावी मैदान में उतर रही है। और देखिए 3 महीने के पहले अगर आप चुनाव के ठीक 3 महीने के पहले आप बीजेपी में उम्मीदवारों की घोषणा करते हैं तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात है और निश्चित तौर पर अब इस पूरे मामले पर अब कांग्रेस भी को भी उस हिसाब से चलना होगा। हालांकि कांग्रेस पार्टी इस बार 75 प्लस का लक्ष्य लेकर चल रही है, लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से चुनाव के पहले एक बड़ा पैंतरा फेंकते हुए उम्मीदवारों की घोषणा की है तो ये कहीं ना कहीं सबसे चौंकाने वाली बात भी है। जी चलिए, बिल्कुल प्रशांत जी का रुख करूंगा। प्रशांत जी क्या कहेंगे, जिस तरह से जिक्र हो रहा था टिकट के दावेदारों को लेकर और आपने भी जिक्र किया रमन सिंह के भतीजे को यहाँ पर महत्व दिया गया, लेकिन इस बात को लेकर सवाल यही निकलकर सामने आता है कि बीजेपी बार बार परिवारवाद की बात करती रही है, बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगाती रही है कि परिवारवाद को कांग्रेस लगातार बढ़ावा देती है, लेकिन जब इस तरह टिकट बंटवारे को लेकर बात करें या अन्य चीजों को लेकर बात करें तो जब नाम की बात एक ही परिवार से या ऐसी रिश्तेदारों से नाम निकल कर आते हैं तो कहीं ना कहीं परिवारवाद का सवाल फिर खड़ा होता दिखाई देता है। तो किस तरह देखें इस बात को प्रशांत जी? देखिए छत्तीसगढ़ में एक राजनीति का मुद्दा जो है कभी भी परिवारवाद हावी नहीं रहा है। यहाँ पे जो इस मुद्दे की लड़ाई हुई है इस स्थानीय क्षेत्रीय मुद्दे सबसे हावी रहे, इसलिए छत्तीसगढ़ के परिदृश्य में अगर हम परिवारवाद की बात करें तो कभी भी वो बहुत प्रभावी राजनीतिक तौर पर नहीं रहा। दूसरी, अगर हम जिस तरह से अभी प्रत्याशियों की घोषणाएं की गई है इससे आप देखेंगे कि कोई ऐसे बड़ा नाम या बड़ा चेहरा नहीं आया है जिससे ये कहा जा सकता है कि किसी न किसी रूप में विवादों की स्थिति है। और बीजेपी ने शुरू से इस बात को स्पष्ट रूप से कर दिया था कि हम जो पुराने प्रत्याशी हैं इस बार उन प्रत्याशियों को मेन चेहरे लाकर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। और सबसे इसमें दिलचस्प बात ये होगी कि बस्तर का वो इलाका जहाँ से रायपुर की सत्ता तय होती है, बस्तर है, सरगुजा है, जहाँ पिछली बार बीजेपी को काफी नुकसान उठाना पड़ता और बीजेपी का जो पूर्व का वोट बैंक जो है वहां से है, लेकिन इस बार कांग्रेस ने लगातार बस्तर का इलाका हो या सरगुजा का इलाका हो, सबसे अधिक सीएम भूपेश बघेल ने इन्हीं इलाकों में फोकस किया है और भूपेश बघेल कल भी जगदलपुर में थे, आज भी जगदलपुर में है। तो सबसे महत्वपूर्ण होगा बस्तर का सीट और सरगुजा का सीट। लेकिन जिस तरह से अब 21 प्रत्याशियों का चयन किया गया है तो एक तरह से जैसे मैंने पहले भी कहा है बीजेपी ने इस पे सिर्फ एक्सपेरिमेंट किया है कि आने वाले समय में इन 21 प्रत्याशियों के को सामने लाने के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में
किस तरह के परिवर्तन देखने के लिए मिल रहे हैं, किस तरह की बातें सामने आती हैं, बड़े नेता किस तरह के झुकाव करते हैं। तो फिलहाल अभी तो आज घोषणा हुई है, धीरे धीरे जैसे समय व्यतीत होगा, आगे बढ़ेगा, वैसे और स्पष्ट हो पाएगा कि बीजेपी की यह रणनीति जो है कांग्रेस के लिए कितना प्रभावी रहेगा। कहीं बीजेपी तो ऐसा नहीं कि पहले से प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया हो तो कांग्रेसियों को इस चीज का एक वो मिल गया, एक तस्वीर क्लियर हो गई कि चलो ये प्रत्याशी इतना कमजोर है, इसके एवज में हम इस तरह के प्रत्याशी को उतार सकते हैं। तो दोनों ही चीजें यहाँ पे हो सकती हैं, लेकिन थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। जी, दलों को लेकर बात करें तो कहीं न कहीं क्षेत्रीय, जातीय और राजनीतिक समीकरणों की पुरजोर कोशिश यहां पर बैठाने की होती दिखाई देती है। 10 जो है अनुसूचित जाति और एक अनुसूचित जनजाति को यहां पर अभी फिलहाल महत्व दिया गया है। तो किस तरह देखें इस चीज को? एक बार और माफ कीजिएगा, एक बार और सवाल दोहराएंगे। जी प्रशांत, बात यही है कि जातीय, क्षेत्रीय और राजनीतिक समीकरणों के मुताबिक अगर बात की जाए, इन 21 नामों में 10 नाम अगर देखा जाए अनुसूचित जाति के हैं और एक नाम अनुसूचित जनजाति को यहाँ पर महत्व दिया गया है। और बाकी जिस तरह से देखा जाए 11 नाम तो ये हो गए और 10 अलग का महत्व यहाँ पर देखने को मिला है बीजेपी की तरफ से। तो क्या लगता है इन समीकरणों में गणित बैठाने की कितनी सफलता बीजेपी यहाँ करती दिखाई दी है? देखिए, छत्तीसगढ़ की जो राजनीति है ट्रायंगल के रूप में यहाँ पे बटा हुआ है कि अगर अर्बन हो गया, रूरल हो गया और ट्राइब्स हो गया। तो अर्बन का जो क्षेत्र है, जो शहरी क्षेत्र है, तो शहरी बीजेपी का अपना एक वोट बैंक होता है जहाँ से बीजेपी हमेशा जीतते आई है। लेकिन जो रूरल का इलाका है, रूरल के इलाके में भी देखेंगे कि सरगुजा की अलग ट्राइब है और बस्तर का एक अलग ट्राइब है। बस्तर के साथ सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जो अक्सर क्षेत्रीय विकास की बात तो कही जा रही है, लेकिन जो अंदरूनी इलाका, हालांकि सरकार ने इसमें बहुत कोशिश की है, पिछली सरकार ने, इस सरकार में, कि अंदरूनी इलाकों में हम जितना अधिक से अधिक सरकारी योजनाओं को मैसेज दे पाए उतना ज्यादा प्रभावी होगा। तो छत्तीसगढ़ की जो राजनीति है पूरा क्षेत्रीय और जाति समीकरण पर ही रहा। आप देखेंगे कि अभी मल्लिकार्जुन खड़गे आए थे, जांजगीर जिला का उन्होंने दौरा किया था। बिलासपुर में एक बड़ा विधानसभा सीट है, खासकर बसपा के भी अगर कहें तो बसपा का भी जांजगीर इलाके में और वोट बैंक है जहाँ से बसपा हमेशा जीतते हैं। पिछले इलेक्शन में भी उन्होंने अगर 4 जांजगीर की बात करें तो 4 बिहार अच्छी सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट बसपा आई थी, 2 सीटें बीजेपी की आई थी और 1 सीट मात्र कांग्रेस की आई थी। तो जांजगीर का इलाका भी महत्वपूर्ण होगा, जहाँ पर सबसे बड़े दलित चेहरा के रूप में यहाँ पे खड़गे जी को यहाँ से उतारा था और भरोसे के सम्मेलन में उनको सामने लेके रखा था। लेकिन अभी तक अगर हम बात करें तो मोदी का यहाँ पे दौरा भी लगातार, ये दूसरा दौरा यहाँ पे रायगढ़ के अंदर होना था, लेकिन किसी तरह अभी अमित शाह का भी दौरा हुआ। तो एक स्ट्रेटेजिक प्लान के तहत यहाँ पे काम किया जा रहा है, जातीय समीकरण के तौर पर बैठाया जा रहा है। राजनाथ का इलाका हो या बस्तर का इलाका, बस्तर से भी कोई ऐसे बड़े चेहरे, बड़े नाम अभी प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया गया है और कोरबा का ऐलान किया गया है। खासकर सरगुजा में रामविचार नेताम थोड़ा सा चौंकाने वाला जरूर है, क्योंकि रामविचार नेताम को ये कहा जा रहा था कि लोकसभा में एक बार फिर से उतारा जाएगा, लेकिन एक आदिवासी चेहरे को लाकर ये भी देखा गया है कि जिस तरह से जो सबसे बड़े आदिवासी चेहरा नंद कुमार साय के रूप में बीजेपी के पास थे, उन्होंने पाला बदलकर अब कांग्रेस में ज्वाइन कर लिया है और सरगुजा से ही नंद कुमार साय भी आते थे। एक तरह से ये भी मैसेज दिया गया है कि हमारा सबसे बड़ा जो आदिवासी चेहरा है रामविचार नेताम, उनको बीजेपी ने टिकट देकर कहीं न कहीं साधने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी छत्तीसगढ़ की जो ट्रायंगल वाली राजनीति है उसको देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से जातीय समीकरण को बिठाती है और कांग्रेस किस तरह से प्रत्याशियों को चयन करती है। चलिए, बिल्कुल माहौल बनने लगा है चुनाव का और बीजेपी ने जिस तरह से लिस्ट जारी कर दी उसके बाद सियासत एक अलग रंग में रंगती हुई नजर आने लगी। फिलहाल प्रशांत द्विवेदी जी और मनमोहन नेताम, बहुत बहुत शुक्रिया ताज़ा अपडेट्स के लिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर दोनों ही जगहों के उम्मीदवारों का नाम का ऐलान कर दिया। दोनों ही प्रदेशों की पहली लिस्ट जारी हो गई है। मध्य प्रदेश से 39 नामों को यहां महत्व दिया गया है, तो छत्तीसगढ़ में 21 नामों की फहरिस्त तैयार कर इसको जारी कर दिया गया है। आप लोग